हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 समाकलन यानी इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ये इंटीग्रेशन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन लेवल की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके मैक्सिमम सवाल इंटीग्रेशन से पूछे जाते हैं, तो आपको हम इजी वे में और बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम इसको इंटीग्रेशन आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रख सकें। तो चलो आज का मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, इंटीग्रेशन। तो क्या होता है इंटीग्रेशन, उसकी चर्चा करते हैं। पहले तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है। तो समाकलन यानी आपके समाकलन की व्युत्पत्ति होती है वो आपके समेशन से होती हैं, और समेशन का अर्थ होता है जोड़ना। अतः आपके समाकलन का अर्थ हो गया जोड़ना। समाकलन का इंग्लिश में हम इसको इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इसका समाकलन का यूज कहाँ होता है। तो समाकलन का यूज हम समतल वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, ठोसों के आयतन ज्ञात करने में, आयतन ज्ञात करने में, और गुरुत्वीय केंद्र ज्ञात करने में हम इन प्रक्रियाओं में हम समाकलन करते हैं। और ठोसों का क्षेत्रफल ज्ञात कर, ये समतल वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठोसों का आयतन ज्ञात करते हैं समाकलन के द्वारा, और किसी भी केंद्र का बल केंद्र का गुरुत्वीय केंद्र हम ज्ञात करेंगे तो वो समाकलन की सहायता से हम उसका गुरुत्वीय केंद्र ज्ञात करते हैं। अब देखिए, जो समाकलन है वो अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया है। अतः समाकलन को प्रति अवकलन या एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। यानी समाकलन का अगर रिवर्स प्रोसेस कहते हैं वो होता है वो समाकलन, और इसका डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है वो इंटीग्रेशन होता है। इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं और इसको पूर्वक बोलते हैं। पूर्वक यानी प्रीमिटिव, इंग्लिश में पूर्व को प्रीमिटिव भी बोलते हैं। तो आपके समाकलन की क्या क्या नाम होगी। समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं, इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, और प्रिमिटिव भी कहते हैं यानी पूर्व भी कहते हैं, और प्रति अवकलज भी कहते हैं। अगर किसी भी फंक्शन f(x) का अगर आपके डेरिवेटिव करते हैं तो वो अगर f(x) आता है तो इसका इंटीग्रेशन, तो आपके f(x) का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपकी f(x) आएगा। ये तो आपके रिवर्स प्रोसेस होने के कारण ये आएगा। तो जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसको हम समाकल्य या इंटीग्रांड कहते हैं। f(x) जो आपकी f(x) होगा, और इसको हम इस f(x) का dx का इंटीग्रेशन होना है, इसको हम समाकलन कहेंगे। समाकलन यानी इंटीग्रल, इंटीग्रल
फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैं यहाँ पे कहता हूँ तो क्योंकि साइन का जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव dx निकालते हैं तो वो cos x होता है, और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपके sin x आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos x तो आपके ये इंटीग्रांड है, और ये जो इंटीग्रेशन cos x dx है वो आपके इंटीग्रल है, और इस प्रक्रिया को हम इंटीग्रेशन कहते हैं, समाकलन। जो ये प्रक्रिया इंटीग्रेशन cos dx होके ये sin x हुआ, इस प्रक्रिया को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो इस प्रकार से आपके यहां पे अगर मैंने cos x dx का इंटीग्रल किया तो वो हो गया आपकी sin x। तो यहां पे इंटीग्रांड तो हो गया आपकी cos x, इंटीग्रांड तो cos x हो गया, और आपके इंटीग्रल है ये आपके cos x dx, ये आपके इंटीग्रल है। और इस पूरी प्रक्रिया के होने को यानी sin x में हो जाएगा, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन हो गया इस पूरी प्रक्रिया को। अब ये जो साइन है ये आपके इंटीग्रेशन का साइन ऑफ इंटीग्रल है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। ये आपके इस प्रकार का जो साइन है वो इंटीग्रेशन, ये इस प्रकार का, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये साइन है आपके इंटीग्रल का। और यहाँ dx का आना, ये dx शो कर रहा है कि x के रेस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे ये तो साइन है आपके इंटीग्रल का, और ये cos x का इंटीग्रल हो रहा है, और ये dx आ गया, dx शो कर रहा है कि इसका x के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है। तो हम बात करेंगे अनिश्चित समाकलन या समाकलन अचरांक की, इनडेफिनाइट इंटीग्रल एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो देखिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं जो आपके काम आएगा। अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है x की पावर n dx का, यानी x की पावर n ये फंक्शन है, ये इंटीग्रेशन साइन है, और x के सापेक्ष में इसका इंटीग्रेशन करना चाहूं तो वो होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। और इसका सूत्र होता है यहाँ प्लस c आता है, वो हम चर्चा बाद में करेंगे ये क्यों आ रहा है। पहले हमें इसका, अगर आपके x की पावर n dx का आपके समाकलन पूछे तो आपको x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 होता है। यानी आपके अगर x की पावर 8 dx का समाकलन करना हो तो यहाँ पे x की पावर 8 प्लस 1 और 8 प्लस 1 इस प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार से आपके x की पावर 9 अपॉन ये 9 हो जाएगा। और अगर आपकी x की पावर 6 का अगर इंटीग्रेशन करना है तो वो हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 और ये 6 प्लस 1, यानी आपके x की पावर 7 अपॉन 7 हो जाएगा। तो अब मैं अपने यहाँ टॉपिक की बात करता हूँ कि अनिश्चित समाकलन तथा समाकलन अचरांक क्या होता है। तो मैंने अभी बात की थी कि जो इंटीग्रेशन है, आपके इंटीग्रेशन है वो आपके रिवर्स प्रोसेस है ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 8 का मुझे अगर डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x की पावर 7 यानी 8 माइनस 1, ये आपके डिफरेंशिएशन होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है ऑफ डिफरेंशिएशन का, तो इसका मतलब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, मैं अगर 8x टू द पावर 7 का डिफरेंशिएशन करूं तो मेरा x टू द पावर 8 आना चाहिए। तो ये देखो, अगर एक और नियम हम पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे कांस्टेंट है फंक्शन का और मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो k तो बाहर आ जाएगा, ये k तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन होगा आपके fx dx का ही होता है। कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ में है तो ये k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 है जो फंक्शन के साथ में है, तो 8 तो बाहर आ गए, तो ये हो जाएगा 8। अब आपके x टू द पावर 7 dx इसका समाकलन करना है। अब इसका समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा आपके, इसका समाकलन का ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे तो x टू द पावर 7 प्लस 1
एंड 7 प्लस 1 हो गया, और ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स टू द पावर 8 अपॉन 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, एक्स टू द पावर 8 आ गया। तो कहने का मतलब ये आ चुका है कि अगर मैं एक्स टू द पावर 8 प्लस 5 का मैं डिफरेंशिएशन करूं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स टू द पावर 8 और प्लस dy बाई डी एक्स, ये 5 का। तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके 8 एक्स टू द पावर 7, और इस 5 तो कांस्टेंट है, इसका 0, तो इसका मतलब आपके 8 एक्स टू द पावर 7 आ गया। और इसका वापस से मैं डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करूंगा, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा 8 एक्स टू द पावर 7 का मैंने डिफरेंशिएशन किया, तो ये आपके आ गया एक्स टू द पावर 8 आएगा। तो अब रिवर्स प्रोसेस होने के कारण यहाँ पे अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला मेरे को, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो वापस मेरे को एक्स टू द पावर 8 प्लस 5 मिलना चाहिए, जबकि मिल क्या रहा है, एक्स टू द पावर 8 ही मिल रहा है। तो एक्स टू द पावर 8 ही मिल रहा है, यानी मेरे को 5 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, इसीलिए किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे समाकलन होने के बाद में एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है, और इस कांस्टेंट को ही कहते हैं समाकलन अचरांक। क्योंकि अगर ये कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे तो वापस ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये c है जो वैल्यू, अब यहाँ एक्स टू द पावर 8 पर 5 का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, वापस इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये बनाने के लिए ये c लिखेंगे, और c यहाँ 5 ग्रैंड कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करूं एक्स टू द पावर 8 प्लस 7 का करूं तो अभी आपके 8 एक्स टू द पावर 7 ही आएगा यहाँ पे, और वापस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू द पावर 8 का वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू द पावर 8 प्लस c आएगा। तो यहाँ पे तो c की वैल्यू आ जाएगी वो 5 ग्रैंड कर लेगा, और यहाँ c की वैल्यू वो 7 ग्रैंड कर लेगा, यानी यहाँ c की वैल्यू हम 7 लिखेंगे, यहाँ c की वैल्यू हम 5 लिखेंगे, तो ये एंटी डेरिवेटिव यानी प्रक्रिया हो जाएगी अपनी। तो किसी भी समाकलन करने के बाद में फंक्शन के लास्ट में ये कांस्टेंट c जोड़ते हैं, उसे ही हम समाकलन अचरांक कहते हैं, और ये इसकी वैल्यू जो फिक्स नहीं होती है यानी अनिश्चित होती है, इसीलिए इस समाकलन को हम अनिश्चित समाकलन कहते हैं, यानी इनफाइनाइट इंटीग्रल कहते हैं, क्योंकि ये c की वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती, वो फंक्शन के मुताबिक मान ग्रहण करता है। यहाँ तो मैंने 5 वैल्यू ग्रहण कर लेगा, यहाँ आपके 7 हो जाएगा, इसी के c की वैल्यू फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम क्या कहेंगे, अनिश्चित समाकलन या इनडेफिनाइट इंटीग्रल कहेंगे। तो कहलाएगा आपकी यहाँ पे c है वो आपकी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताऊंगा, वो आपके दिमाग में रखनी है। अब कभी भी जब आपके दिमाग में ये रखना कि मैं किसी का भी समाकलन करूं x टू द पावर n dx, अभी मैंने बताया था इसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, और यहाँ समाकलन की प्रक्रिया होने के बाद में यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ा जाता है, और इसे हम समाकलन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, जो कि आपके अनिश्चित होने के कारण ही इससे पूरे को हम अनिश्चित समाकलन कहते हैं, इनडिफिनाइट इंटीग्रल कहते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे पहला फॉर्मूला, क्योंकि किसी भी जीरो का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का, अगर मैं किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो होता है, तो जीरो का इंटीग्रेशन करना हो मुझे, यानी यहाँ जीरो का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो वो कांस्टेंट c आएगा। और दूसरा फॉर्मूला है आपके इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का, ये मैंने पहले ही बता दिया था, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c आएगा। अब मुझे तीसरा फॉर्मूला, अगर यहाँ 1 अपॉन x dx हो तो क्योंकि अगर मैं log x का डिफरेंशिएशन करूँ तो वो 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x का अगर ये इंटीग्रेशन करूंगा तो log x आएगा, तो इसका आ जाएगा आपकी log ऑफ x और ये समाकलन स्थिरांक। अगर मुझे चौथा फॉर्मूला है, यहाँ पे e टू द पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो वो e टू द पावर x ही आएगा और ये कांस्टेंट सी आ जाएगा। अगर मुझे a टू द पावर x dx का करना है, क्योंकि अगर मुझे a टू द पावर x का समाकलन करना है तो वो आ जाएगा a टू द पावर x log ऑफ a,
तो अब मुझे ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो आपके ए टू द पावर एक्स का डीएक्स का, तो ये बटन आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ, यहाँ पे बेस ई रख सकते हो और ए आ जाएगा और प्लस सी। अब यहाँ पे 1/x हो गया लॉग। अगर मुझे साइन का, तो मैंने इंटीग्रेशन बता दिया, तो साइन डीएक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का तो हो जाएगा कोस डीएक्स, क्योंकि कोस का समाकलन माइनस कोस होगा। देखिए हमने समाकलन में पढ़ा या अवकलन में पढ़ा था कि साइन एक्स डीएक्स का अगर मैं अवकलन करूं तो वो कोस एक्स है, तो कोस का अगर मैं कोस एक्स डीएक्स करूं तो उसका आ जाएगा आपके साइन एक्स प्लस सी, और यहां पे मैं कोस का किया तो कोस का करेंगे तो माइनस का ये साइन एक्स आता है, तो यहां पे साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो माइनस का कोस एक्स और आएगा। ये आपके साथ फॉर्मूला। अगर मुझे यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स निकालना हो, तो क्योंकि आपके टेन का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर का टेन एक्स होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन पूछेंगे तो आपको लिखना है टेन एक्स और ये कांस्टेंट सी। इसी प्रकार से अगर आपकी ये कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स निकालना हो तो माइनस का वो हो जाएगा कोट एक्स प्लस सी, और यहाँ पे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है सेक एक्स टेन एक्स आता है, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। अगर मुझे सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो वो आ जाएगा आपकी सेक एक्स प्लस सी। ये आपकी 8वां 9वां और ये 10वां फॉर्मूला हो गया। अब आपने कोसेक में पढ़ा होगा, कोसेक में आपके माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स होता है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस के कोसेक एक्स कोट होता है, तो यहाँ पे कोसेक एक्स कोट एक्स डीएक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस का कोट एक्स और ये सी आएगा। तो अब साइन कोस हो गया। अब आ जाते हैं इनवर्स पे, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का आपके डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 12वां फॉर्मूला है आपको इंटीग्रेट करना dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx तो यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, तो इसका इंटीग्रेशन क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका वापस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स होगा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी होगा। और अगर यहाँ पे माइनस हो जाता dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस का कोस इनवर्स एक्स और प्लस सी होता है। अगर यहाँ पे dx/रूट और नहीं लगा कि 1/x स्क्वायर होता तो ये हो जाता आपकी tan इनवर्स एक्स और प्लस सी। इसी प्रकार से आप ये फॉर्मूले स्क्रीनशॉट से ले सकते हो या फिर नोट करके आप रख सकते हो चलते वीडियो में। तो आगे देखते हैं। आपके 15 है जो ये हो जाएगा माइनस का dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा वो माइनस का कोट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पे dx/x√(x²-1) ये आपके होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी का। और अगर यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस का dx/(x)√(x²-1) वो हो जाएगा आपकी, ये सेक है तो ये कोसेक इनवर्स एक्स का। और 18 फॉर्मूला है, यदि मुझे एक
का dx यानी 1 का dx करना हो तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस c, क्योंकि आपके x के एक्सपेंड करते हैं तो वो 1 आता है, और 1 का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वो x आएगा। तो इस प्रकार से अभी तो मैंने फिलहाल 18 फॉर्मूले लिखा है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अभी आगे और फॉर्मूले आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे फॉर्मूले बनेंगे तो उनको मैं बना के फिर मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन कराऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 12th क्लास में हम जो समाकलन ज्ञात करने की विधियों का बारे में बात करेंगे। तो वो समाकलन ज्ञात करने की 4 विधियां होगी। पहला अपना मानक सूत्रों के प्रयोग द्वारा, दूसरा हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तीसरा हम आंशिक वियोजन द्वारा, और फिर लास्ट ये आपके चौथा खंडस विधि द्वारा समाकलन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।